हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड 60 प्लस इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन कवर करेंगे। तो इनके बर्थ एनिवर्सरी को हम इंडिया में एवरी ईयर 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि ये इंडिया को यूनाइट करने का काम किए हुए थे इंडिपेंडेंस के बाद। इसलिए इन्हें यूनिफायर ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया और बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो हम इनसे रिलेटेड 60 प्लस जेन्युइन क्वेश्चन कवर करेंगे, क्योंकि जो बेसिक होता है तो उसे हम कवर करेंगे एक स्लाइड में, बट हम 60 प्लस जेन्युइन क्वेश्चन कवर करेंगे जो वेरियस एग्जाम पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उस टाइप के हम कवर करेंगे। देन इसके अलावा मैं इससे पहले वेरियस पर्सनैलिटी पे भी कवर कर चुका हूँ, तो आप उन लेक्चर को भी देख सकते हैं। मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे दूंगा। तो इस वीडियो में हम सरदार वल्लभ भाई पटेल पे फोकस रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज बोर्न इन। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पे ईयर बताना है, इनका जन्म किस वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 1875, 1875 में इनका जन्म हुआ था। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। तो यहाँ पे इनके बारे में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करने से पहले कुछ बेसिक कवर कर लेते हैं एक स्लाइड में। तो इनका वास्तविक नाम वल्लभ भाई जवेर भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल का वास्तविक नाम वल्लभ भाई जवेर भाई पटेल था। इनके फादर का नाम जवेर भाई पटेल इनके फादर का नाम था, और इनकी माता का नाम लडबा पटेल इनकी माता का नाम था। और सरदार पटेल जी का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था। कहाँ पे? तो गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के नडियाड में हुआ था। तो ये बर्थ प्लेस इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के नडियाड में हुआ था, और इनका मृत्यु 15 दिसंबर 1950 में मुंबई में हुआ था। और मुंबई ये प्रेजेंट है महाराष्ट्र का कैपिटल है। तो यहाँ इनका मृत्यु हुआ था। और इनकी पत्नी का नाम जावेरबेन पटेल इनकी पत्नी का नाम था। तो इनके साथ इनका विवाह 1893 में हुआ था, और जावेरबेन का मृत्यु 1909 में हो गया था। तो ये इनकी पत्नी थी। और इनके चिल्ड्रेन तो मनीबेन और दहैया भाई पटेल ये इनके चिल्ड्रेन थे। और रिलेटिव में देख लें तो विट्ठल भाई पटेल ये इनके ब्रदर थे। तो ये आगे चलकर 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले इंडियन स्पीकर बनते हैं, विट्ठल भाई पटेल। तो ये इनके ब्रदर थे। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछे गए कौन 1825 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले इंडियन स्पीकर बने थे। तो ये विट्ठल भाई पटेल थे, जो सरदार पटेल जी के ब्रदर थे। और प्रोफेशन देख लें हम सरदार पटेल के, तो बैरिस्टर, एक्टिविस्ट एंड फ्रीडम फाइटर थे। तो ये बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए लंदन गए हुए थे 1910 के आसपास में, और ये अपने 36 महीने के कोर्स को सिर्फ 30 महीने में पूरे कर लिए थे। और वहाँ से लौट कर ये अहमदाबाद में अपनी प्रैक्टिस शुरू किए थे। वकालत ये अहमदाबाद में शुरू किए थे। तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है सरदार पटेल से। तो यहाँ से हम MCQ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड सरदार पटेल वर्क फॉर प्लेग रिलीफ इन अहमदाबाद। सरदार पटेल ने किस वर्ष अहमदाबाद में प्लेग राहत के लिए काम किया था? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है 1970, 1917 में ये प्लेग रिलीफ के लिए अहमदाबाद में काम किए हुए थे। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है 1917। नेक्स्ट है, इन विच ईयर सरदार पटेल स्टार्टेड हिज पॉलिटिकल एसोसिएशन विथ महात्मा गांधी। सरदार पटेल ने किस वर्ष महात्मा गांधी के साथ अपना राजनीतिक जुड़ाव शुरू किया? तो यहाँ पे आपको बताना है महात्मा गांधी के साथ ये किस वर्ष अपना पॉलिटिकल एसोसिएशन शुरू किए थे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है 1917, 1917 में ये महात्मा गांधी के साथ अपना पॉलिटिकल एसोसिएशन शुरू किए थे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है 1917। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द इवेंट दैट फंडामेंटली चेंज्ड सरदार वल्लभ भाई पटेल्स लाइफ एंड ड्रोव हिम टूवर्ड्स पॉलिटिक्स। वह कौन सी घटना थी जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन को मौलिक रूप से बदल दिया और उन्हें राजनीति की ओर प्रेरित किया? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है मीटिंग विथ महात्मा गांधी इन गोधरा। तो ये पहली बार महात्मा गांधी के साथ गोधरा में मिले हुए थे। तो ये घटना सरदार पटेल के जीवन को फंडामेंटली बदल दिया और उन्हें राजनीति की ओर प्रेरित किया। और गोधरा ये गुजरात में लोकेटेड है। तो ये पहली बार महात्मा गांधी से गोधरा में मिले हुए थे। तो ये घटना सरदार पटेल के जीवन को बदल दिया फंडामेंटली। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु सर्व्ड एज द फर्स्ट इंडियन म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफ अहमदाबाद फ्रॉम 1970 टू 1924। 1917 से 1924 तक अहमदाबाद के पहले भारतीय नगरपालिका आयुक्त के रूप में किसने कार्य किया? तो ऑप्शन
बी इज द राइट आंसर है वल्लभ भाई पटेल। तो ये वल्लभ भाई पटेल थे जो अहमदाबाद के पहले इंडियन म्यूनिसिपल कमिश्नर के रूप में चुने गए थे 1917 में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है सरदार पटेल्स फर्स्ट एंड मेजर कंट्रीब्यूशन टू द फ्रीडम मूवमेंट वाज इन 1918। इन फ्रीडम मूवमेंट में सरदार पटेल का पहला और बड़ा योगदान 1918 में किस सत्याग्रह में था? तो यहाँ पे आपको बताना है सरदार पटेल का फर्स्ट एंड मेजर कंट्रीब्यूशन किस फ्रीडम मूवमेंट में था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है खेड़ा सत्याग्रह। तो इनका फर्स्ट एंड मेजर कंट्रीब्यूशन खेड़ा सत्याग्रह में था। तो खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व 1918 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, बट इनको और भी बहुत सारे लीडर सपोर्ट किए हुए थे, जैसे सरदार पटेल, निहारी परीख, अनुसुईया सिस्टर एंड विठल भाई पटेल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लीडर हैं जो इस सत्याग्रह को सपोर्ट किए हुए थे किसानों की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए। तो ये एक किसान आंदोलन था, ये बोल सकते हैं पीजेंट मूवमेंट था। तो इससे पहले मैं पीजेंट रिवोल्ट या पीजेंट मूवमेंट पे कवर कर चुका हूँ, तो आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है सरदार पटेल का फर्स्ट एंड मेजर कंट्रीब्यूशन, तो इनका खेड़ा सत्याग्रह में था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है इन विच ईयर सरदार पटेल बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी। सरदार पटेल किस वर्ष गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है 1920। 1920 में ये गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने थे। तो फॉर्मेशन 1920 में हुआ था और सरदार वल्लभ भाई पटेल ये पहले और लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट थे जो 1945 तक सर्व किए थे। तो गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी का फॉर्मेशन 1920 में हुआ था और सरदार पटेल ये 1920 में ही प्रेसिडेंट बने थे। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट इन विच ईयर डिड सरदार पटेल लेड द बोरसाद सत्याग्रह। सरदार पटेल ने बोरसाद सत्याग्रह का नेतृत्व किस वर्ष किया था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है 1923। 1923 में सरदार पटेल के द्वारा बोरसाद सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था और बोरसाद प्रेजेंट आपको गुजरात के आनंद डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। तो ये प्रेजेंट गुजरात के आनंद डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तो 1923 में सरदार पटेल के द्वारा बोरसाद सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है रिगार्डिंग द सरदार वल्लभ भाई पटेल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सरदार वल्लभ भाई पटेल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे आपको बताना है सरदार वल्लभ भाई पटेल के संबंध में ऑप्शन से कौन सा स्टेटमेंट सत्य है। तो ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर बी एंड सी। तो ये गांधी जी से पहली बार गोधरा में मिले हुए थे, तो ये स्टेटमेंट सत्य है क्योंकि 1917 में ये गांधी जी से पहली बार गोधरा में मिले हुए थे और गोधरा ये गुजरात में लोकेटेड है। तो ये स्टेटमेंट सत्य है। देन सी देखें तो दांडी सत्याग्रह के दौरान रास से सरदार पटेल जी को अरेस्ट कर लिया गया था, तो ये भी स्टेटमेंट सत्य है। तो दांडी सत्याग्रह 1930 में जानी रहेंगे महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था और दांडी सत्याग्रह को साल्ट सत्याग्रह भी कहा जाता है। तो दांडी सत्याग्रह के दौरान सरदार पटेल जी को रास से अरेस्ट कर लिया गया था, तो ये भी स्टेटमेंट सत्य है। देन ऑप्शन में रॉन्ग है तो उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सरदार पटेल जी का जन्म करमशाद में हुआ था, तो ये रॉन्ग है क्योंकि इनका जन्म नडियाड में हुआ था, गुजरात में नडियाड में हुआ था, तो ये रॉन्ग है। देन नेक्स्ट देखें तो अहमदाबाद में म्यूनिसिपल प्रेसिडेंट के रूप में ये 4 बार चुने गए थे, तो ये भी रॉन्ग है क्योंकि ये 1922, 24 और 27 3 बार ही चुने गए थे, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। और कहीं कहीं पे आपको 22 नहीं भी देखने को मिलेगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहीं कहीं पे सिर्फ 1924 और 27 ही मेंशन किया हुआ है कि ये 1924 और 27 में ही चुने गए थे, बट ये 3 बार चुने गए थे, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। तो ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट इन विच ईयर डिड द बारदोली सत्याग्रह टेक प्लेस। बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पे ईयर बताना किस वर्ष बारदोली सत्याग्रह हुआ था। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है 1928। 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट हु लेड द बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल के द्वारा बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। तो बारदोली सत्याग्रह एक मेजर पीजेंट मूवमेंट था। तो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के दौरान गुजरात में 1928 में वल्लभ भाई पटेल के द्वारा नेतृत्व किया गया था। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स सरदार वल्लभ भाई पटेल प्ले ए लीडिंग रोल। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अग्रणी भूमिका निभाई?
तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है बारदोली सत्याग्रह। तो ये बारदोली सत्याग्रह में लीडिंग रोल प्ले किए थे। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है इन 1928 वल्लभ भाई पटेल लेड ए पीजेंट मूवमेंट इन बारदोली ए तालुका ऑफ गुजरात अगेंस्ट। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने किसके खिलाफ गुजरात के तालुका बारदोली में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है इंक्रीज इन टैक्सेस। तो करों में वृद्धि के अगेंस्ट ये गुजरात के तालुका बारदोली में किसान आंदोलन का नेतृत्व किए थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है इंक्रीज इन टैक्सेस। नेक्स्ट है ड्यूरिंग विच मूवमेंट वाज वल्लभ भाई पटेल गिवन द टाइटल ऑफ सरदार। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के समय दी गई थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है बारदोली मूवमेंट। तो इन्हें बारदोली मूवमेंट के दौरान सरदार की उपाधि दी गई थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है बारदोली मूवमेंट। तो ये सरदार की टाइटल इन्हें बारदोली मूवमेंट के दौरान मिला था। नेक्स्ट द टाइटल ऑफ सरदार वाज गिवन टू वल्लभ भाई पटेल बाय। सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को किसके द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है महात्मा गांधी। तो इन्हें महात्मा गांधी के द्वारा सरदार की उपाधि दिया गया था। बट इस आंसर में कन्फ्यूजन और कंट्रोवर्सी भी है, क्योंकि कहीं पे बारदोली वुमेन भी मेंशन किया हुआ मिलता है। किसी का मानना है कि बारदोली के महिलाओं के द्वारा दिया गया था और किसी का मानना है कि महात्मा गांधी के द्वारा। तो इस आंसर में कन्फ्यूजन और कंट्रोवर्सी भी है, बट यहाँ पे हमको महात्मा गांधी देखने को मिल रहा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट हु गेव द स्लोगन ऑफ कर मत दो। कर मत दो का नारा किसने दिया। तो यहाँ पे आपको बताना कर मत दो ये किनका स्लोगन था। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है सरदार पटेल। कर मत दो ये सरदार पटेल का स्लोगन था। तो कर का मीनिंग यहाँ पे टैक्स है, तो टैक्स मत दो ये सरदार पटेल का नारा था। तो 1928 में बारदोली सत्याग्रह के दौरान ये कर मत दो का स्लोगन दिए हुए थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और इससे पहले में जो भी इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर के द्वारा स्लोगन दिए गए तो इस लेक्चर को भी कवर कर चुका है एमसीक्यू में, तो आप उसे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आई नो ओनली वन कल्चर दैट इज एग्रीकल्चर इज द फेमस स्लोगन राइज बाय। मैं केवल एक ही संस्कृति को जानता हूँ, वह कृषि किसके द्वारा उठाया गया फेमस स्लोगन है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये स्लोगन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का था। आई नो ओनली वन कल्चर दैट इज एग्रीकल्चर। तो ये फेमस स्लोगन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का था। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट व्हेन वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कब चुना गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है 1931। तो ये 1931 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है 1931। नेक्स्ट विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रिसाइडेड बाय सरदार पटेल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल ने की थी। तो यहाँ पे आपको बताना है सरदार पटेल के द्वारा कांग्रेस के किस सेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है कराची। तो यह कराची सेशन की अध्यक्षता 1931 में किए हुए थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है कराची, और कराची प्रेजेंट ये पाकिस्तान में लोकेटेड है। नेक्स्ट इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द रिजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसी पास्ड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किया गया था। तो यहाँ पे आपको बताना है फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसी पर कांग्रेस के किस सेशन में रिजोल्यूशन पारित किया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर कराची। तो कराची सेशन में प्रस्ताव पारित किया गया था फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसी पे। तो कराची सेशन के चेयरमैन सरदार पटेल थे। तो इनके चेयरमैनशिप के अंडर में 1931 में कांग्रेस द्वारा फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसी पे रेजोल्यूशन पारित किया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है कराची। नेक्स्ट इन 1939 फॉर द फर्स्ट टाइम गांधी जी ट्राइड आउट हिज स्पेसिफिक इन ए नेटिव स्टेट ही अलाउड ए क्लोज एसोसिएट ऑफ हिज टू लीड ए सत्याग्रह हु वाज ही। तो यहाँ पे आपको बताना है जब गांधी जी ने 1939 में पहली बार किसी देशी राज्य में नियंत्रित जन संघर्ष की अपनी विशिष्ट तकनीकों को आजमाया तो उन्होंने अपने एक करीबी सहयोगी को सत्याग्रह का नेतृत्व करने की अनुमति दी। तो वह कौन थे।
तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जो राजकोट में सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, हु वाज इंस्ट्रूमेंटल इन पुटिंग एन एंड टू द रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी ऑफ 1946। 1946 के रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी को समाप्त करने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना तो ये रिस्पॉन्सिबल थे 1946 के रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी को समाप्त करने में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर, ऑप्शन में हमें वल्लभ भाई पटेल देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है, इन विच ईयर सरदार पटेल एलोंग विथ बाला साहेब गंगाधर खेर अटेंडेड एकीकरण मूवमेंट कॉन्फ्रेंस इन मुंबई। किस वर्ष सरदार पटेल ने बाला साहेब गंगाधर खेर के साथ मुंबई में एकीकरण मूवमेंट कॉन्फ्रेंस में भाग लिया? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, 1946। तो ये 1946 में भाग लिए थे। तो एकीकरण मूवमेंट का 10th कॉन्फ्रेंस मुंबई में 10 जनवरी 1946 में ऑर्गेनाइज किया गया था और इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट सरदार पटेल के द्वारा किया गया था। और इस कॉन्फ्रेंस में उस टाइम के बॉम्बे प्रेसिडेंसी के सीएम बीजी खेर यानी बाला साहेब गंगाधर खेर भी शामिल थे। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट सरदार पटेल के द्वारा 1946 में किया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। तो जानिए रहेंगे, संविधान निर्माण के डिफरेंट टास्क से डील करने के लिए 22 कमेटी का गठन किया गया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ये प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, एज ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सरदार पटेल डिड नॉट लीड विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज। संविधान सभा के सदस्य के रूप में सरदार पटेल ने निम्नलिखित में से किस कमेटी का नेतृत्व नहीं किया? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, कमेटी ऑन डिवोल्यूशन ऑफ पावर टू द यूनियन। तो ये इस कमेटी का नेतृत्व नहीं किए थे। तो इनके द्वारा कमेटी ऑन माइनॉरिटी अफेयर्स, कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड कमेटी ऑन ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड, तो ये तीनों कमेटी का नेतृत्व किए थे। बट कमेटी ऑन डिवोल्यूशन ऑफ पावर टू द यूनियन, तो इस कमेटी का नेतृत्व सरदार पटेल के द्वारा नहीं किया गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट, द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज, भारत के पहले गृह मंत्री थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भारत के पहले गृह मंत्री थे। देन ऑप्शन में और भी नाम है तो उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। बालदेव सिंह, तो बालदेव सिंह ये फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर थे, यह स्वतंत्र भारत के पहले डिफेंस मिनिस्टर थे। शिवकुमार सेन, तो ये फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे भारत के। आर.के. शाहनवामखम चेट्टी, तो ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, ये पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे। इनके द्वारा पहला बजट पेश किया गया था। तो ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनके द्वारा स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। तो आर.के. शाहनवामखम चेट्टी के द्वारा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ये फर्स्ट होम मिनिस्टर थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, सरदार पटेल। सरदार पटेल ये भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। देन ऑप्शन में और भी नाम है तो उसे भी हम कवर कर लेते हैं। चरण सिंह, तो चरण सिंह ये भारत के 5th PM थे और इनके हम बर्थ एनिवर्सरी को 23 दिसंबर को एवरी ईयर किसान दिवस के रूप में भी ऑब्जर्व करते हैं। 23 दिसंबर को हम किसान दिवस के रूप में भी ऑब्जर्व करते हैं। मोरारजी देसाई, तो ये भारत के 4th PM थे और ये पहले नॉन कांग्रेसी PM बने थे 1977 में और ये पहले PM थे रिजाइन देने वाले। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और लाल बहादुर शास्त्री, तो ये भारत के 2nd PM थे और इनके द्वारा जय जवान जय किसान का स्लोगन दिया गया था, जैसा जान ही रहेंगे। और ये इंडो पाक वार के दौरान 1965 में भारत के PM थे। तो इन पे मैं एक सेपरेट लेक्चर कवर किया हूँ, तो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। नेक्स्ट, द स्टेट डिपार्टमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर हुज हेडशिप। राज्य विभाग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है, सरदार पटेल। सरदार पटेल के नेतृत्व में स्टेट डिपार्टमेंट का फॉर्मेशन किया गया था और स्टेट डिपार्टमेंट का मेनली काम था प्रिंसली स्टेट से डील करना और स्वतंत्र भारत के साथ रिश्तों को मैनेज करना। तो फॉर्मेशन सरदार पटेल के नेतृत्व में किया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ
प्रिंसली स्टेट्स इनटू द इंडियन यूनियन आफ्टर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के बाद रियासतों को भारतीय संघ में एकीकरण के लिए कौन जिम्मेदार थे? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन यूनियन में प्रिंसली स्टेट्स के इंटीग्रेशन के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के तहत लगभग 565 सेल्फ गवर्निंग प्रिंस स्टेट्स ब्रिटिश आधिपत्य से रिलीज हुए थे। तो सरदार पटेल, बीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन की सहायता से इन सभी प्रिंस स्टेट्स को भारत में इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि कुछ प्रिंस स्टेट्स भारत में मर्ज होना चाह रहे थे, तो कोई अलग देश बनाना चाह रहे थे, तो कोई पाकिस्तान में मिलना चाह रहे थे। तो इन सभी को ये भारत में इंटीग्रेट करते हैं, तो इसलिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल टू मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है हिज अचीवमेंट ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंस स्टेट्स। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की रियासतों के एकीकरण की उपलब्धि को मॉडर्न इंडिया के में सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, ये इनका मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट, विच पेयर कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू इंटीग्रेटेड द प्रिंसली स्टेट इनटू इंडियन यूनियन। किस जोड़ी ने रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड वीपी मेनन। तो इन्होंने वेरियस प्रिंसली स्टेट के रूलर्स को भारत में शामिल होने के लिए मजबूर किया और एकजुट किया। देन इसके अलावा ये माउंटबेटन से भी कहे हुए थे इंडियन यूनियन के इंपॉर्टेंस के बारे में बताने को। तो ऑप्शन में माउंटबेटन भी आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल फेस्ड मेजर चैलेंज ऑफ इंटीग्रेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। सरदार वल्लभ भाई पटेल को निम्नलिखित में से किस राज्य में एकीकरण की प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ा था? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है कश्मीर, जूनागढ़ एंड हैदराबाद। तो कश्मीर, जूनागढ़ एंड हैदराबाद के इंटीग्रेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को मेजर चैलेंज फेस करना पड़ा था। देन इसके अलावा भोपाल एंड तरावन को, तो वो भी भारत में शामिल नहीं होना चाह रहे थे, तो उन्हें भी इंटीग्रेट करने में मेजर चैलेंज फेस करना पड़ा था। बट ये काफ़ी ज़्यादा फेमस स्टेट है कश्मीर, जूनागढ़ एंड हैदराबाद। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सत्य है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो ये सारे ऑप्शन सत्य हैं। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 ने प्रिंसली स्टेट को स्वतंत्र रहने की अनुमति दी। तो ये स्टेटमेंट सत्य है, क्योंकि इस एक्ट के तहत प्रिंसली स्टेट स्वतंत्र हो गए थे। देन नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आज़ादी के बाद प्रिंसली स्टेट को इंडियन यूनियन के लिए राजी किया। तो ये भी स्टेटमेंट सत्य है। देन नेक्स्ट एंड लास्ट है जूनागढ़, हैदराबाद एंड कश्मीर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन नहीं किए थे। तो ये भी स्टेटमेंट सत्य है। जूनागढ़, हैदराबाद एंड कश्मीर ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन नहीं किए हुए थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये सारे ऑप्शन सत्य हैं। नेक्स्ट है विच ऑपरेशन वाज कैरिड आउट बाय सरदार पटेल टू मेक हैदराबाद स्टेट ए पार्ट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। हैदराबाद राज्य को भारतीय गणराज्य का हिस्सा बनाने के लिए सरदार पटेल ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है ऑपरेशन पोलो। तो हैदराबाद स्टेट को रिपब्लिक ऑफ इंडिया का हिस्सा बनाने के लिए सरदार पटेल ने ऑपरेशन पोलो चलाया था। तो ऑपरेशन पोलो निजाम रूल हैदराबाद स्टेट को इंडियन यूनियन के कंट्रोल में लाने के लिए सितंबर 1948 में इंडियन आर्मी द्वारा कंडक्ट किया गया मिलिट्री ऑपरेशन का कोड नेम था ऑपरेशन पोलो। तो ये सरदार पटेल के द्वारा चलवाया गया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु इज कॉमनली नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो यहाँ पे आपको बताना है हम भारत में किसे लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है सरदार पटेल। सरदार पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड बिस्मार्क ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है।
नेक्स्ट है सरदार पटेल इज ऑल्सो नोन एज द, सरदार पटेल को किस नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन से किन किन नामों से सरदार पटेल को जाना जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। तो इन्हें यूनिफायर ऑफ इंडिया, बिस्मार्क ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया, तो इन सभी नामों से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट हु इज ऑल्सो नोन एज द पैट्रन सेंट ऑफ इंडियाज सिविल सर्वेंट्स, किसे भारत के सिविल सेवकों के संरक्षक संत के रूप में भी जाना जाता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल को पैट्रन सेंट ऑफ इंडियाज सिविल सर्वेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्हें भी राजा राम मोहन राय जैसा बहुत सारे नामों से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट इन विच ईयर वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्डेड द भारत रत्न अवार्ड, सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पे आपको बताना इनको किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है 1991, 1991 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और ये अवार्ड इन्हें पोस्टह्यूमसली यानी मरणोपरांत दिया गया था और 1991 में ही राजीव गांधी एंड मोरारजी देसाई को भी दिया गया था। तो ये 3 रेसिपिएंट बने थे 1991 में भारत रत्न के। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इससे पहले मैं भारत रत्न पे भी कवर कर चुका हूँ, तो आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट इन विच ईयर डिड सरदार वल्लभ भाई पटेल फेमसली नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया डाई ऑन 15 दिसंबर, भारत के लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु किस वर्ष 15 दिसंबर को हुई थी? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है 1950। तो इनकी मृत्यु 1950 में 15 दिसंबर को मुंबई में हुई थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट विच एक्टर प्लेड द रोल ऑफ द आयरन मैन ऑफ इंडिया इन द बायोपिक सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बायोपिक सरदार में आयरन मैन ऑफ इंडिया के रोल को किस एक्टर ने प्ले किया था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर परेश रावल। तो परेश रावल ये सरदार वल्लभ पटेल के बायोपिक सरदार में रोल प्ले किए हुए थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है परेश रावल। नेक्स्ट वेयर इज द सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी लोकेटेड, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हैदराबाद, हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी स्थित है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है हैदराबाद और हैदराबाद ये प्रेजेंट तेलंगाना का कैपिटल है। नेक्स्ट वेयर इज सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल मेमोरियल लोकेटेड, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है अहमदाबाद, अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल मेमोरियल स्थित है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है अहमदाबाद। नेक्स्ट विच स्टैच्यू हैज़ बीन बिल्ट इन डेडिकेशन टू सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के डेडिकेशन में किस स्टैच्यू का निर्माण किया गया है? तो यहाँ पे आपको बताना है इनके डेडिकेशन में किस स्टैच्यू का निर्माण किया गया है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण इनके डेडिकेशन में किया गया है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट वेयर इज द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बिल्ट, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण कहाँ किया गया है? तो यहाँ पे आपको बताना है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण कहाँ किया गया है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है गुजरात, गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैच्यू है 182 मीटर के साथ। तो ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैच्यू है 182 मीटर के साथ, जो गुजरात के केवड़िया में स्थित है, जो आपको गुजरात के केवड़िया में देखने को मिलेगा। और डैम भी पूछे जाते हैं किस डैम के नज़दीक स्थित है, तो यह सरदार सरोवर डैम के नज़दीक स्थित है। तो पास में इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नज़दीक सरदार सरोवर डैम है। नेक्स्ट द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन गुजरात इज लोकेटेड ऑन एन आइलैंड नेम्ड, गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस द्वीप पर स्थित है? तो यहाँ पर आपको बताना ये किस आइलैंड पर स्थित है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है साधु बेट, साधु बेट आइलैंड पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में स्थित है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में नर्मदा रिवर पे साधु बेट आइलैंड पे स्थित है। तो ये आइलैंड भी पूछे गए एग्जाम में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट व्हेन वाज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लेड, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का आधारशिला कब रखा गया था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 31 अक्टूबर 2013, 31 अक्टूबर 2013 में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का आधारशिला रखा गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 31 अक्टूबर 2013।
नेक्स्ट है द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वाज कंप्लीटेड इन विच ईयर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का कंस्ट्रक्शन किस वर्ष पूरा हुआ था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है 30 अक्टूबर 2018। 30 अक्टूबर 2018 में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ था और इनॉग्रेट भारत के उस टाइम के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 31 अक्टूबर 2018 में किया गया था और उस टाइम पटेल जी का बर्थ एनिवर्सरी 143 था। तो इनके बर्थ एनिवर्सरी 143 पे 31 अक्टूबर 2018 में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है और हम 2023 में 148th बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करेंगे। तो हम सरदार पटेल के 148th बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करेंगे 2023 में और इस स्टैचू को इनॉग्रेट इनके 143rd बर्थ एनिवर्सरी पे नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है और कंप्लीट ये 30 अक्टूबर 2018 में हुआ था। नेक्स्ट है द स्टैचू ऑफ यूनिटी वाज डिजाइन बाय। स्टैचू ऑफ यूनिटी का डिजाइन किसके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है राम भी सुतार। राम भी सुतार के द्वारा स्टैचू ऑफ यूनिटी का डिजाइन किया गया है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच कंपनी बिल्ट द स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किस कंपनी ने किया था? तो यहाँ पे आपको उस कंपनी का नाम बताना है जिसने स्टैचू ऑफ यूनिटी को बिल्ड किया है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है लार्सन एंड टूब्रो। लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड के द्वारा स्टैचू ऑफ यूनिटी को बिल्ड किया गया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच सिटी। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस शहर में स्थित है? तो यहाँ पे आपको बताना है ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस शहर में स्थित है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर अहमदाबाद। अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर अहमदाबाद। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता दिवस इन इंडिया इज डेडिकेटेड टू। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किसको समर्पित है? तो यहाँ पे आपको बताना भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किसको समर्पित है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस समर्पित है। तो पहली बार 2014 में राष्ट्रीय एकता दिवस सेलिब्रेट किया गया था और ये हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए सेलिब्रेट करते हैं। तो पहली बार 2014 में सेलिब्रेट किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को राष्ट्रीय एकता दिवस डेडिकेटेड है। नेक्स्ट है व्हेन इज नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेटेड। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे आपको बताना हम कब राष्ट्रीय एकता दिवस ऑब्जर्व करते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 31 अक्टूबर। तो इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था। तो हम 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है नेशनल यूनिटी अवार्ड हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड इन हुज नेम। राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किसके नाम पर गठित किया गया है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर नेशनल यूनिटी अवार्ड को गठित किया गया है और ये अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा दिया जाता है। तो ये मिनिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा नेशनल यूनिटी अवार्ड को दिया जाता है और ये अवार्ड भारत में नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को प्रमोट करने के लिए दिया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पूछे जा सकते हैं ये किस फील्ड में दिया जाता है। तो भारत में नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को प्रमोट करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन द फील्ड ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार देश की एकता और अखंडता में योगदान के क्षेत्र में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है सरदार पटेल अवार्ड। तो सरदार पटेल अवार्ड ये भारत में एकता और अखंडता में योगदान के क्षेत्र में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है सरदार पटेल अवार्ड। तो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके लिए है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष के रूप में चुने गए नेशनल लीडर कौन थे? और ये पहले इंडियन भी थे अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के। तो यहाँ पे आपको उनका नाम लिखना कमेंट बॉक्स में कौन थे ऑप्शन में से। और इसी हम सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में कुछ फैक्ट जान लें। तो इसी में 1928 में जान ही रहेंगे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा बम फेंका गया था इसी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, जिसकी वजह से बाद में उन्हें फांसी भी दे दिया जाता है।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो उम्मीद है इस टाइप के वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहते होंगे, इस टाइप के MCQ आपके लिए हेल्पफुल रहते होंगे। यदि हेल्पफुल रहते हैं तो अपना फीडबैक दें जरूर। इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह और भी वेरियस इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी टॉपिक पे MCQ में कवर करूँ जिससे आपको हेल्पफुल मिले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।